हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम जानेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के बारे में, जिसमें बात की गई है संसदीय कार्यवाही के बारे में। संसदीय कार्यवाही का मतलब है कि संसद भवन के अंदर कार्यवाही का मतलब कौन से कार्य होते हैं, किस प्रकार की प्रोसेस चलती है, उसमें क्या-क्या चीज़ें चल रही होती हैं, ठीक? यानी उसके अंदर की सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे कि जो उसके अंदर के मेंबर होते हैं, उनका डेली रूटीन कैसा होता है, वो लोग क्या जाकर करते हैं पार्लियामेंट के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना है सत्र के बारे में कि सत्र क्या होता है। यानी राष्ट्रपति जब लोकसभा या राज्यसभा के लोगों को बुलाकर, ठीक, लोकसभा या राज्यसभा या दोनों सदनों को वो बारी-बारी से भी बुला सकते हैं और एक साथ भी बुला सकते हैं। तो आप एक साथ मान कर चलिए कि जब वो पूरे के पूरे संसद को संबोधित करते हैं। संबोधित करने का मतलब जाकर के भाषण देते हैं, वहाँ पर उन्हें कुछ बतलाते हैं, समझाते हैं, तो यह प्रक्रिया सत्र कहलाती है। ठीक? कि राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने का मतलब सबसे पहले वो जाएँगे और जैसे ही सत्र प्रारंभ होगा, पहला काम होगा कि राष्ट्रपति भाषण देंगे, फिर उसके बाद जितने जो कार्य वगैरह है वो सारे स्टार्ट होंगे। तो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा को बुला करके संबोधित करना सत्र कहलाता है, ठीक? और जब वो सत्र प्रारंभ होता है तो 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। कि यदि एक सत्र मान लीजिए उन्होंने बुला दिया जनवरी में, ठीक? जनवरी में, तो अगला सत्र देखिए जुलाई 7वां महीना होता है, ये होता है जून। तो अगला सत्र उन्हें जून तक बुला लेना होगा, ठीक? जून या मान लीजिए जुलाई जाते-जाते उनको बुलाना पड़ेगा अगले सत्र के लिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो ये संविधान का उल्लंघन हो जाएगा कि 2 सत्र जो होते हैं, कभी भी 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। ये प्रावधान भारतीय संविधान में बताया गया है। आगे कहा गया है आहूत। आहूत एक भारतीय संविधान में टेक्निकल वर्ड है, जिसका मतलब होता है सत्र प्रारंभ की घोषणा। कि कोई भी सत्र प्रारंभ होने वाला होता है, तो अब राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को बुलाने के लिए क्या करते हैं? मैसेज देते हैं। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा में जो मेंबर हैं वो हमेशा नहीं होते हैं। जब कोई सत्र प्रारंभ होता है तभी लोकसभा और राज्यसभा के लोग पहुंचते हैं और वो सारी प्रक्रियाएं चलती हैं। नहीं तो तब तक संसद भवन रुका रहता है, खाली रहता है, ठीक? तो अब यानी पूर्ण रूप से खाली नहीं होता है, कुछ लोग जाते रहते हैं और कुछ लोग नहीं जाते हैं। तो अब जब राष्ट्रपति सत्र की घोषणा करेंगे तो वहाँ पर सबकी उपस्थिति अनिवार्य होती है, ठीक? सभी लोगों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। तो अब इन लोगों को कैसे पता चलेगा? इन लोगों के पास इनके जो सदस्य हैं उन तक कोई मैसेज जाना चाहिए, कोई सूचना जानी चाहिए कि हाँ, राष्ट्रपति जी बुला रहे हैं और सत्र प्रारंभ होने वाला है, आप लोग चलिए। तो ये जो मैसेज देने की प्रक्रिया है, इस मैसेज को कहा जाता है आहूत। कि सत्र प्रारंभ होने की घोषणा को या वो जो मैसेज होता है कि सत्र स्टार्ट होने वाला है, उस मैसेज को कहा जाता है कि आहूत। राष्ट्रपति का आहूत है, अर्थात सत्र प्रारंभ होने वाला है। फिर आगे बताया गया है कि राष्ट्रपति विशेष सत्र बुला सकते हैं। विशेष सत्र का मतलब क्या है? कुछ जो सत्र हैं, देखिए आगे पहले ये देख लीजिए कि भारतीय संविधान प्रणाली में सत्र, कि हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें बताया गया है कि सत्र कितने प्रकार के होंगे। तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार के सत्र हैं। एक पहला है बजट सत्र, जो कि आता है आपका जो आपका स्टार्ट होगा फरवरी या मार्च के महीने में। दूसरा आता है मानसून सत्र या ग्रीष्मकालीन सत्र, वो जुलाई या अगस्त के महीने में लाया जाता है। और एक लास्ट होता है शीतकालीन सत्र, ये नवंबर या दिसंबर के महीने में लाया जाता है। यानी ये जो 3 सत्र हैं, इनकी चर्चा भारतीय संविधान में की गई है कि ये 3 सत्र आपको बुलाने हैं, ठीक? तो इन 3 सत्रों को बुलाना है तो राष्ट्रपति इन 3 सत्रों को तो बुलाएंगे ही, साथ ही साथ उनके पास स्पेशल पावर होती है कि यदि उन्हें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों से कोई बातचीत करनी है तो वो चाहें तो उन लोगों को
जब चाहे तब बुला सकते हैं। इस प्रक्रिया तो ये जो पावर है वो प्रेसिडेंट के पास है कि वो विशेष सत्र बुला सकते हैं। और आपने ये समझ लिया कि भारतीय संविधान में 3 प्रकार के सत्र होते हैं। एक होता है बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। बजट सत्र फरवरी और मार्च के महीने में, ग्रीष्मकालीन सत्र जुलाई और अगस्त के महीने में, और जो शीतकालीन सत्र होता है वो नवंबर या दिसंबर के महीने में लाया जाता है। इसके अलावा कुछ विशेष शब्द हैं जिनको आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि इससे प्रश्न बनते हैं। तो एक वर्ड आता है स्थगन और एक आता है सत्रावसान। ठीक, कि कोई भी सत्र स्टार्ट हो गया, ठीक, कोई भी सत्र स्टार्ट हो गया, अब उस पर कार्य चलने लगा और बीच में यदि कोई आपत्तिजनक स्थिति बन जाती है, यानी मान लेते हैं किसी राज्य वगैरह में या किसी देश के किसी बॉर्डर पर आतंकवादी हमला हो जाता है, जो हमारा संसद है वो उस मुद्दे पर क्या हो जाता है, बिजी हो जाता है। तो बजट में यानी मान लेते हैं कि मानसून सत्र स्टार्ट है, मानसून सत्र स्टार्ट है और उसी दौरान कहीं पर आतंकवादी हमला हो जाता है बॉर्डर के आसपास, तो अब सभी लोगों का ध्यान किधर की ओर चला जाएगा, इस परिस्थिति की ओर। तो उस स्थिति में जो मैटर चल रहा है, जो मानसून सत्र चल रहा है, उस पर यदि कोई पॉइंट किसी मुद्दे पर काम हो रहा होगा तो वो सही ढंग से नहीं हो पाएगा, तो उस काम को कुछ समय के लिए रोकना होगा। तो केवल काम को रोका जा रहा है, इस पूरे के पूरे सत्र को नहीं। सत्र समाप्त करने का मतलब है कि अब कोई काम नहीं होगा, ठीक। और सत्र रोकने का मतलब है कि केवल कुछ दिनों के लिए आपको मोहलत दी गई है, आप लोग इस मुद्दे पर काम ना करें, उसके बाद आपको कार्य करना पड़ेगा। तो जब हम किसी सत्र को निलंबित करते हैं अर्थात कुछ दिनों के लिए रोक देते हैं, तो उस प्रक्रिया को स्थगन कहा जाता है कि सत्र स्थगित हो गया है, अर्थात कुछ समय के लिए टाल दिया गया है, ठीक। उसके पश्चात यदि किसी सत्र को समाप्त करना हो कि हर एक सत्र में अलग अलग मुद्दे पर काम किए जाते हैं, मान लीजिए कोई मुद्दा निकाला गया और उस मुद्दे पर काम करने के बाद वो मुद्दा पूर्ण हो गया, तो अब पूर्ण हो गया तो इस सत्र की समाप्ति की भी घोषणा करनी पड़ेगी। तो इस सत्र की समाप्ति की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं और सत्र की समाप्ति को कहा जाता है सत्रावसान, ठीक। स्थगन का मतलब है कि सत्र के दौरान सत्र को कुछ समय के लिए रोक देना, उसके कार्यों को रोक देना, ठीक। और सत्र को ही यदि पूर्ण रूप से समाप्त करना हो तो उसके लिए आएगा सत्रावसान। फिर होता है लोकसभा का विघटन और मेलडक सत्र, ठीक। इस सत्र को समझिए, मेलडक सत्र। मेलडक सत्र क्या होता है कि आप जानते हैं कि जो राज्यसभा होती है ये एक अस्थाई सदन होता है। अस्थाई सदन का मतलब इसके सभी के सभी मेंबर एक ही बार में नहीं चले जाते हैं, 2-2 वर्षों में यहाँ पर क्या होता रहता है, चुनाव होता रहता है और 1/3 लोग इसमें भाग लेते रहते हैं और निकलते जाते हैं, नए आएंगे, 1/3 जाएंगे, फिर उसके बाद आते रहेंगे। और लोकसभा के जो सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्य एक ही बार में क्या हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे और नए लोगों का निर्वाचन होगा। तो जब नए लोगों का निर्वाचन होकर आएगा, ठीक, मान लीजिए नया लोकसभा बना, ठीक, कि एक नई लोग, पहले पुरानी को मानते हैं ना कि ये लोकसभा है और ये राज्यसभा है, इसमें पुराने मेंबर हैं यानी ओल्ड मेंबर्स मान लेते हैं, ओल्ड मेंबर्स हैं। अब नई आपकी जो संसद बनेगा, ये लोकसभा हो गई और ये राज्यसभा हो गई। तो अब इसमें न्यू मेंबर्स आएंगे, ठीक, न्यू मेंबर आ गए। तो ये जो लोग हैं, जब इनका शासन काल समाप्त हो रहा होगा तो कोई न कोई एक सत्र इनका अंतिम सत्र रहा होगा, ठीक, कि जब भी इनका शासन काल समाप्त होगा तो कोई न कोई सत्र इनका अंतिम सत्र रहा होगा। तो लोकसभा सदस्यों का जो अंतिम सत्र होता है उस सत्र को मेलडक सत्र कहा जाता है, ठीक। और लोकसभा के ऐसे सदस्य जो नई लोकसभा में चयनित नहीं हो पाए हैं, ठीक, यानी इसके मान लेते हैं इसमें बहुत सारे मेंबर हैं, अब मान लेते हैं इसमें 50 मेंबर में से फिर से 50 मेंबर चुन लिए गए, मगर 45 के 45 वही है और 5 नए लोग आए, तो 5 लोग ऐसे हैं जो इस वाली में
चयनित नहीं हो पाए। तो ये जो पुराने सदस्य हैं जो नई लोकसभा में चयनित नहीं हो पाते हैं, उन लोगों को मेल डक मेंबर कहा जाता है, यानी डक सदस्य कहा जाता है। ठीक, तो आई होप आपको मेल डक सत्र समझ में आया होगा कि नई लोकसभा बनने से पहले पुरानी लोकसभा का जो अंतिम सत्र होता है उस सत्र को मेल डक सत्र कहते हैं। फिर अगला कहा गया है, इसके ऊपर ये पॉइंट दिया गया है, लोकसभा का विघटन। लोकसभा का विघटन का मतलब कि लोकसभा में जो मेंबर हैं वो मेंबर अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, तो मंत्री परिषद की सलाह पर जो राष्ट्रपति जी हैं उन सदस्यों को हटा देंगे, निकाल देंगे और एक नई लोकसभा का निर्माण करेंगे। ठीक, जिसको कहा जाता है लोकसभा का विघटन। ये प्रक्रिया प्रेसिडेंट जो होते हैं मंत्री परिषद की सलाह पर भी कर सकते हैं और स्वविवेक पर भी निर्भर करता है। यानी वो लोग सलाह दे रहे हैं तब तो ठीक है, अगर वो लोग सलाह नहीं दे रहे हैं फिर भी प्रेसिडेंट की नज़र पड़ गई कि नहीं, ये कुछ सदस्य ऐसे हैं जो सही रूप से काम नहीं कर रहे हैं, तो उन लोगों को निकाल करके फिर नए लोगों का चयन करेंगे, तो इसे कहा जाता है लोकसभा का विघटन। तो आई होप आपको सत्र के बारे में पता चल गया होगा कि सत्र क्या होता है, सत्र कितने प्रकार का होता है। अब आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे कहा गया है संसद का दैनिक कार्यक्रम, कि संसद के अंदर दैनिक का मतलब प्रतिदिन क्या होता है। तो संसद के अंदर प्रतिदिन दो चीज़ें होती हैं, उसमें दो पीरियड चलता है। एक लंच से पहले का पीरियड जो होता है उसको कहा जाता है प्रश्नकाल, और लंच के बाद का जो पीरियड होता है उसे कहते हैं शून्यकाल। जो प्रश्नकाल होता है उसमें जो संसद के सदस्य होते हैं, ठीक, जो संसद के सदस्य हैं वो मंत्रियों से या भारत सरकार से, यहाँ पर सरकार लिखा है आगे भारत लिख लिया गया, भारत सरकार, ठीक, मंत्रियों से या भारत सरकार से प्रश्न करेंगे। आपको बताया गया था जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है वही होता है, मंत्री परिषद जो होता है उसी को भारत सरकार कहा जाता है। यानी भारत सरकार में से किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति से भी प्रश्न किया जा सकता है या पूरे के पूरी मेंबर से सदस्य किया पूरे मेंबर से प्रश्न किया जा सकता है, और पूरे मेंबर का जो ग्रुप होता है उसको भारत सरकार कहेंगे। ठीक, तो प्रश्नकाल के दौरान क्या होता है कि जो संसद के सदस्य होते हैं वो मंत्रियों से या पूरी की पूरी भारत सरकार से प्रश्न करेंगे, उनके पास जो जो प्रश्न वगैरह होंगे। ठीक, और उसके बाद जब पहला पीरियड ख़त्म हो जाता है, बीच में लंच वगैरह होगा, तो उसके बाद दूसरा पीरियड स्टार्ट होता है जिसको कहते हैं शून्यकाल। ठीक, शून्यकाल में क्या होता है, कहा गया पूर्व सूचना के बिना भारत सरकार से प्रश्न। ठीक, अब प्रश्न दो प्रकार के होते हैं। लोकसभा के अंदर जब लोकसभा और राज्यसभा यानी संसद के अंदर जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे से प्रश्न करता है तो याद रखिए वो डायरेक्ट खड़ा होकर तुरंत प्रश्न नहीं करता है, वो क्या प्रश्न पूछने वाला है वो प्रश्न पहले से ही विपक्ष के पास होता है। ठीक, ये चीज़ याद रखिए कि कभी भी संसद में ऐसा नहीं होता कि आप डायरेक्ट प्रश्न पूछा उन्होंने डायरेक्ट उत्तर दिया, ऐसे केवल कुछ ही प्रश्न होते हैं, मगर अधिकांशतः प्रश्न अब वो पहले से ही लिख कर दे दिए जाते हैं कि यही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ठीक, आगे आपको पता चलेगा कि ये क्यों होता है, कैसे होता है। तो पूर्व सूचना के बिना का मतलब होता है जब शून्यकाल चलता है तो पूर्व सूचना का मतलब सूचित किए बिना आप डायरेक्ट प्रश्न पूछेंगे। तो प्रश्नकाल के दौरान जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो पहले से ही लिखकर विपक्ष को दिए जाते हैं कि ये प्रश्न वो आपसे पूछेंगे, वो प्रश्न ये आपसे पूछेंगे, आपको इसका उत्तर देना है। ठीक, उसके बाद शून्यकाल। शून्यकाल का मतलब होता है कि लंच के बाद वो वाला पीरियड जिस समय बिना किसी सूचना के आप डायरेक्ट प्रश्न पूछते हैं, पहले उनको सूचित किए बिना आप पूछ देंगे कि ये प्रश्न है हमारा, बताइए कि आपने तो कहा था कि हर जगह मतलब हर वो स्थान जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर एक सरकारी अस्पताल उपलब्ध कराया जाएगा, ऐसी स्थिति तो बनी नहीं, आपने ये काम किया नहीं। ठीक, तो इसका जवाब दीजिए हमें। तो बिना पूर्व सूचना के, अर्थात पूर्व सूचना का मतलब होता है बिना बताए आप जो प्रश्न करते हैं उसको कहा जाता है शून्यकाल, और जब आप पहले से ही उन लोगों को प्रश्न दे दिए होते हैं कि यही प्रश्न आपसे पूछने वाले हैं तो इसको कहा जाता है प्रश्नकाल। ठीक,
उसके बाद आता है संसदीय प्रश्न, कि इसके अंदर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, कि इन दोनों काल के दौरान जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। एक तारांकिक प्रश्न होता है, एक आंतरिक प्रश्न होता है, एक अल्प सूचना प्रश्न होता है। ठीक, तो तारांकिक प्रश्न का मतलब होता है ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है। मौखिक का मतलब जैसे हमने पूछा वो खड़े हुए और खड़े होकर के मुख से बोलकर उन्होंने उत्तर दे दिया। ठीक, तो इस प्रकार के उत्तर को कहा जाता है तारांकिक प्रश्न। परंतु तारांकिक प्रश्न के लिए पूरक प्रश्न भी पूछा जा सकता है। ठीक, अब पूरक प्रश्न क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हमने किसी एक सदस्य ने भारत सरकार के परिवहन मंत्री से पूछा कि आपने कहा था कि इस नदी के ऊपर, कोई मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि इस नदी के ऊपर 2 महीने के अंदर एक पुल बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक, तो यह पुल क्यों नहीं बना? तो वो कहेंगे कि सरकार ने बजट पास नहीं किया। तो उन्होंने उत्तर तो दे दिया कि सरकार ने बजट पास नहीं किया। तो अब पूरक प्रश्न का मतलब अभी हमारे प्रश्न की पूर्ति नहीं हुई है, केवल इतने से हम संतुष्ट नहीं हैं, तो फिर हम पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ कि उन्होंने बजट पास नहीं किया। ठीक, छोटा सा पुल बनाना था, पैसा ज़्यादा लागत भी नहीं लग रही थी, तो सरकार ने आपको बजट पास क्यों नहीं किया पुल बनाने के लिए। तो ऐसा प्रश्न कर सकता है। तो पूरक प्रश्न का मतलब होता है कि आपने प्रश्न पूछा, उन्होंने उत्तर दिया, अभी आपको उस प्रश्न से पूर्ण संतोष नहीं मिला, तो आप उसी प्रश्न से रिलेटेड कुछ आगे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न तारांकिक प्रश्न कहलाते हैं। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं तारांकिक प्रश्न 20 पूछ सकते हैं, और जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो अधिकतम 15 तारांकिक प्रश्न पूछ सकते हैं। उसके पश्चात आते हैं आंतरिक प्रश्न पे। आंतरिक प्रश्न का मतलब होता है कि आपको जो उत्तर है वो लिखित रूप से देना पड़ेगा। और याद रखिए, तारांकिक प्रश्न या आंतरिक प्रश्न जो होते हैं वो प्रश्न काल के दौरान पूछे जाते हैं। प्रश्न काल के दौरान का मतलब आपको बताया गया था कि ऐसा प्रश्न जो पहले से ही लिखकर दे दिया जाता है, कि कोई भी सदस्य लोकसभा में प्रश्न पूछने वाला है वो पहले से ही, यानी कम से कम 10 दिन पहले या ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन पहले ही वो लिस्ट बनाकर दे देगा उस मंत्री से जिससे वो प्रश्न पूछना होगा, कि देखिए हम आपसे ये प्रश्न पूछने वाले हैं, इसका उत्तर तैयार रखिए। अब ऐसा ऐसा करने के पीछे का कारण ये है कि यदि संसद भवन में कोई बात हो रही है तो आप कोई उत्तर दे, कोई जवाब दे, तो उसका ठोस आधार होना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति उस समय तत्काल समय में प्रश्न पूछे तो हो सकता है कि काम के दौरान इतना वर्कलोड है, स्ट्रेस वगैरह है, तो हो सकता है कि आप कुछ अच्छे पॉइंट मिस कर जाएं, जिससे कि सामने वाले व्यक्ति को संतोष ना हो। इसीलिए प्रश्न पहले से दे दिए जाते हैं कि हमें ये प्रश्न पूछना है, आप बताइए कि ये काम क्यों नहीं हुआ। तो आप पहले से ही अपने पॉइंट बनाकर तैयार होंगे कि हाँ देखिए ये कारण था, फिर उसके बाद ये कारण था, तीसरा कारण ये था, फिर ऐसे ही आपने पॉइंट बना लिए कि ये कारण था जिस वजह से ये चीज़ें नहीं हो पाई। तो इससे क्या होगा कि आपने पहले से प्रिपेयर किया है तो सामने वाला आपके उत्तर से संतुष्ट होगा। मगर इसमें ट्विस्ट वाली बात ये है कि इन लोगों के जो उत्तर है, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, इनके उत्तर को डिज़ाइन करने का काम जो हायर लेवल के आईएएस वगैरह होते हैं, आप जानते हैं कि आईएएस का जब एग्ज़ाम वगैरह होता है तो उसमें खूब रिटन टेस्ट होता है, निबंध वगैरह सब कुछ लिखवाया जाता है। तो जो हाई क्वालिटी के आईएएस ऑफिसर होते हैं उन लोगों को उठा उठा कर ले जाते हैं कहाँ पर, संसद में। उनकी एक टीम बनाई गई होती है जिसे पीएमओ ऑफिस कहा जाता है, उसमें बड़े बड़े रैंक के आईएएस अधिकारी होते हैं। अब वो लोग उनके प्रश्नों का क्या लिखते हैं, एकदम अच्छे से उत्तर लिखेंगे। ठीक, हर एक प्रश्न जचता हुआ कि सुनने के बाद सामने वाला संतुष्ट हो जाए। तो बाकी इन लोगों को तो वैसे कोई ज़्यादा काम करना नहीं होता है, क्योंकि प्रश्न जैसे जाएंगे ये लोग उनसे लिखवा लेते हैं। स्ट्रेस तो उन लोगों के ऊपर होता है जो सचिव वगैरह बन जाएंगे, कि जैसे ही लोकसभा में कोई प्रश्न पूछा गया तुरंत उन लोगों के ऊपर दबाव जाएगा कि 5 मिनट है, 5 मिनट तक हम उनको बुलवा कर रखते हैं, 5 मिनट में कोई एक उत्तर लिख कर दीजिए। पीएम का आदेश है, पीएम ने कहा है कि ये पॉइंट दिया गया है, इस पर हमें उत्तर देना है।
ठीक। तो सबसे बड़ा स्ट्रेस वहाँ पर पहुँचकर होता है। ऐसे लगता है कि जब आईएएस की पोस्टिंग होती है हायर लेवल पर और ऊँचे पद पर जाता है तो लोग सोचते हैं कितना मस्त है, पैसा बढ़ता जाएगा, सचिव के पद पर पहुँच जाएगा, वाह पूछिए मत, 1.5-2 लाख रुपए कमा रहा है प्रति महीने। परंतु उसकी जॉब देखिए कि राष्ट्रपति का आदेश आया कि ये प्रश्न है, इस प्रश्न पर तुरंत 5 मिनट के अंदर 2 मिनट का समय, 2 मिनट में उत्तर लिख कर दो। सोचिए कितना स्ट्रेस होता होगा कि एक पॉइंट दिया गया, उस पॉइंट पर 2 मिनट में उत्तर लिखना और एकदम ठोस प्रूफ के साथ। कितनी उसके पास इन्फॉर्मेशन वगैरह होगी तभी तो वो लिख पाएगा। तो आगे चल कर के और स्ट्रेस बढ़ जाता है, ऐसा नहीं कि कम होता है। ठीक। तो तारांकिक प्रश्न हो गया। आंतरिक प्रश्न का मतलब होता है कि ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर आपको लिखित रूप से देना होता है वो कहलाते हैं तारांकिक प्रश्न। ये दोनों प्रश्न पहले से ही लिख करके विपक्ष को दे दिए जाते हैं कि ये प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, और वो पहले से ही प्रश्न को लेकर के तैयार रहते हैं। तो राज्यसभा के जो लोग हैं वो अधिकतम 160 प्रश्न पूछ सकते हैं, और लोकसभा के जो सदस्य हैं वो मैक्सिमम 230 प्रश्न पूछ सकते हैं। फिर तीसरे नंबर पर आता है अल्प सूचना प्रश्न। अल्प सूचना प्रश्न का मतलब होता है ऐसा प्रश्न जो तत्काल स्थिति पर पूछा गया हो। तत्काल स्थिति का मतलब किसी देश में, देश के अंदर किसी राज्य में, ठीक, किसान वगैरह या स्टूडेंट वगैरह कोई आंदोलन कर रहे हैं और सरकार उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है, तो विपक्ष खड़ा होकर के तुरंत प्रश्न कर सकता है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं जो तात्कालिक मुद्दे पर पूछे जाते हैं, उस प्रकार के प्रश्नों को कहा जाता है अल्प सूचना प्रश्न। ठीक। उसके बाद विशेष प्रश्न, विशेष चीज़ ये है कि ये जो तीनों प्रश्न होते हैं वो अलग अलग प्रकार के पेज पर लिखे जाते हैं, कागज़ पर लिखे जाते हैं। जो तारांकिक प्रश्न होता है वो हरे पन्ने पर लिखा जाता है, जो अतारांकिक प्रश्न होता है उसे वाइट पेज पर लिखते हैं, जो अल्प सूचना प्रश्न होता है उसे हल्के गुलाबी प्रश्न पत्र पर लिखा, कागज़ पर लिखा जाता है, ताकि ये सब आपस में मिक्स भी हो जाए, थोड़ा इधर उधर हो जाए तो लोग आसानी से समझ लें और उत्तर वगैरह दे पाएँ। तो आई होप आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि संसद का दैनिक कार्यकाल क्या होता है, उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे-कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और इस साइड आपने सत्र के बारे में पढ़ा है कि प्रेसिडेंट सत्र क्यों बुलाते हैं, कैसे समाप्त करते हैं, ठीक? ये सारे प्रोसेस आपने जान लिए। तो आई होप आपको चीज़ें बेहतर ढंग से समझ में आई होंगी। जो चीज़ें ना समझ में आई हो उसे आप कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही नई-नई चीज़ों को सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तो आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।